चाणक्य, जिन्हें हम आचार्य चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, भारतीय इतिहास के सबसे महान विद्वानों में से एक थे। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर आपकी सोच और प्रयास मजबूत हों तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनके द्वारा बताई गई नीतियां और सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। चाणक्य का जन्म लगभग 350 से 375 ईसा पूर्व हुआ था। वे एक महान अर्थशास्त्री, नीति विशेषज्ञ और शिक्षक थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्धि मिली। लेकिन चाणक्य की कहानी केवल सम्राटों और साम्राज्य की नींव रखने तक ही सीमित नहीं है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे किसी भी परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखा जा सकता है। आज इस वीडियो में हम इनकी नीतियों के बारे में जानेंगे। देखा जाए तो इनकी नीतियां टोटल 17 अध्याय में बांटी गई है। आज उन 17 अध्याय को विस्तार से जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अध्याय नंबर 1, नीति का प्रारंभ। चाणक्य, नीति का प्रथम अध्याय। दोस्तों, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में सफलता, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नीति संबंधी विचार दिए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करने, लक्ष्य को प्राप्त करने और हर स्थिति में नैतिकता का पालन करने में मार्गदर्शन करते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। पहला, नीति का महत्व। चाणक्य के अनुसार नीति जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। यदि किसी व्यक्ति के पास नीति और ज्ञान होता है तो वह किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकता है। नीति केवल बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक गुणों का भी विकास करती है। जीवन में नीति का पालन करने से ही व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रख सकता है। चाणक्य नीति के पहले अध्याय की शुरुआत एक महत्वपूर्ण उद्धरण से होती है, जिसमें चाणक्य कहते हैं, विद्या धनम यशश्चैव स्वधर्मो न च मूर्खेण कर्तव्य। अर्थात ज्ञान, धन और यश तीनों व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन इन्हें मूर्खता से नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह तभी संभव है जब व्यक्ति नीति का पालन करता है और अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करता है। दूसरा नियम है नीति और विवेक। नीति का पालन करने के लिए विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार विवेक वह गुण है जो व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझने में मदद करता है। बिना विवेक के नीति का पालन करना असंभव है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो व्यक्ति अपनी सोच, दृष्टिकोण और निर्णय में सही दिशा में अग्रसर हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि नीति का पालन करते हुए जीवन जीने से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। नीति केवल उस समय की बात नहीं होती जब व्यक्ति सफल हो, बल्कि यह उसकी असफलताओं के समय भी उसे संबल प्रदान करती है। चाणक्य का मानना था कि नीति का पालन करने वाले व्यक्ति को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि नीति और सत्य से हमेशा जीत मिलती है। तीसरा नियम है शत्रु और मित्र की नीति। चाणक्य ने शत्रु और मित्र दोनों के साथ व्यवहार करने की नीति का भी वर्णन किया है। उनका कहना है कि शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शत्रु को पहचानने और उसके साथ रणनीतिक तरीके से निपटने के लिए चाणक्य ने विशेष सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि मित्र की पहचान समय के साथ होती है और उसका साथ जीवन भर होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से कोई कड़वाहट हो तो उसे भी सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि असहमति जीवन का हिस्सा है। चौथा नियम, समय का महत्व। समय का सही उपयोग करना चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। चाणक्य के अनुसार समय का मूल्य बहुत अधिक है और इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ता है। समय के महत्व को समझते हुए व्यक्ति को अपने कार्यों में तत्परता और प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। पांचवा नियम, आत्मसंयम और आत्मविश्वास। आत्मसंयम और आत्मविश्वास चाणक्य की नीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम का होना आवश्यक है। आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा आत्मविश्वास व्यक्ति को किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता है। साथ में चाणक्य ने राज्य के प्रशासन और शासन के बारे में भी नीति दी है। उनका मानना था कि एक अच्छा शासक वही है जो अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक के भले के लिए काम करता है। इसके लिए शासक को नीति, न्याय
और धर्म का पालन करना चाहिए। चाणक्य ने यह भी कहा कि एक राज्य तभी प्रबल हो सकता है जब वहाँ की शासन व्यवस्था और प्रशासन उचित ढंग से चल रहा हो। चाणक्य का प्रथम अध्याय नीति के पालन, विवेक, समय के महत्व और आत्मविश्वास पर जोर देता है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में नीति का महत्व बताया है और यह स्पष्ट किया है कि नीति का पालन ही व्यक्ति को जीवन में सफलता, सम्मान और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में दिए गए सिद्धांत न केवल राजनीति और प्रशासन के लिए उपयोगी हैं, बल्कि यह हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह चाणक्य ने अपनी नीति के माध्यम से हमें जीवन में सफलता पाने के लिए कई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए हैं, जिन्हें अगर हम ध्यानपूर्वक अपनाते हैं तो हमारी सोच और कार्यशैली में निश्चित रूप से सुधार होगा और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए जानते हैं चाणक्य नीति नंबर 2, शत्रु नाश, शत्रु की पहचान और उसके स्वभाव का अध्ययन। चाणक्य का मानना था कि शत्रु से लड़ने से पहले हमें उसकी पहचान और स्वभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। एक चतुर व्यक्ति कभी भी किसी शत्रु से सीधे टकराव में नहीं पड़ता, बल्कि वह पहले शत्रु के चाल चलन को समझता है। चाणक्य के अनुसार जब तक आप अपने शत्रु के स्वभाव, उसकी ताकत और कमजोरी को जानकर उसकी रणनीतियों का अध्ययन नहीं करते, तब तक उसे पराजित करना असंभव है। चाणक्य का एक प्रसिद्ध कथन है, शत्रु से पहले मित्र बनाओ। यह सिद्धांत बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप अपने शत्रु को पहले मित्र बना लेते हैं तो उसकी सारी ताकत और योजनाएं आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। इसके अलावा मित्र बनाने से आपको शत्रु के मनोविज्ञान और उसकी रणनीतियों को समझने का मौका मिलता है। चाणक्य के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का फायदा उठाकर शत्रु को अपने पक्ष में कर लेता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु से लड़ने के लिए केवल शारीरिक बल की जरूरत नहीं होती, बल्कि मानसिक युद्ध भी बेहद महत्वपूर्ण है। शत्रु के मनोबल को तोड़ना और उसे भ्रमित करना आवश्यक है। इसके लिए आपको उसकी कमजोरियों का अध्ययन करना होगा। चाणक्य ने कहा है, जिसे शत्रु अपने मन में मजबूत मानता है, उसी शत्रु को भ्रमित करके कमजोर किया जा सकता है। जब शत्रु मानसिक रूप से टूटता है तो वह शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। कूटनीति का प्रयोग शत्रु को हराने के लिए चाणक्य कूटनीति का बड़ा समर्थन करते थे। वे मानते थे कि यदि युद्ध में सीधे टकराव से बचा जा सकता है तो यह सर्वोत्तम है। कूटनीति के द्वारा शत्रु के बीच फूट डालना, उसे भ्रमित करना और उसकी नीतियों को कमजोर करना अत्यंत प्रभावी हो सकता है। चाणक्य के अनुसार कूटनीति से शत्रु को उसके ही घर में पराजित किया जा सकता है। उन्होंने इसे एक कुशल राजनीति और प्रशासन का हिस्सा माना, जिसमें विवेक और चतुराई से शत्रु को पराजित किया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार जब शत्रु की ताकत बढ़ जाती है तो उसे खत्म करने के लिए उसकी शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करना चाहिए। यदि शत्रु का बल मजबूत है तो उसे सीधे चुनौती देना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य ने शत्रु की ताकत को कमजोर करने के लिए उसका ध्यान बंटाने, उसकी मदद करने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर मोड़ने और धीरे धीरे उसके संसाधनों को खत्म करने की सलाह दी। जब शत्रु की शक्ति कमजोर हो जाती है तो वह अपनी स्थिति को बचाने के लिए आपसे समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। साथ में समय का सही उपयोग शत्रु को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय को सही तरीके से पहचान कर और उसका सही उपयोग करके शत्रु को उसकी असफलता के रास्ते पर धकेलना बहुत ज़रूरी है। चाणक्य कहते थे, समय और परिस्थिति को पहचान कर ही शत्रु से मुकाबला करें। उन्होंने यह भी कहा कि शत्रु की कमजोरी का समय पर उपयोग करके उसे पराजित किया जा सकता है। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, शत्रु के घर में विद्रोह पैदा करो। यदि शत्रु का राज्य या संगठन मजबूत है तो उसकी शक्ति को भीतर से नष्ट करना सर्वोत्तम उपाय है। इसके लिए शत्रु के अंदर असंतोष, भ्रम और विरोध का माहौल पैदा करना आवश्यक होता है। चाणक्य ने इस रणनीति को अपनाते हुए शत्रु के सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा करने का सुझाव दिया। जब शत्रु का घर भीतर से कमजोर होता है तो उसे बाहर से पराजित करना आसान हो जाता है। शत्रु को नज़रअंदाज करना चाणक्य का मानना था कि कभी कभी शत्रु से सीधे मुकाबला करने के बजाय उसे नज़रअंदाज करना भी एक प्रभावी उपाय हो सकता है। यदि शत्रु बहुत शक्तिशाली है और सीधे मुकाबला करने में नुकसान हो सकता है
तो उसे नज़रअंदाज करना या उस पर ध्यान न देना सबसे अच्छा उपाय होता है। इस तरह से शत्रु को आत्ममंथन का समय मिलता है और वह अपने आप कमज़ोर पड़ जाता है। चाणक्य का शत्रु नाश के सिद्धांत केवल सैन्य रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। उनकी नीतियाँ जीवन के संघर्षों में हमें विवेक, समझदारी और समय का सही उपयोग करने की प्रेरणा देती है। शत्रु से निपटने का तरीका चाणक्य का यह समझना था कि हम उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और कूटनीतिक रूप से भी नष्ट कर सकते हैं। उनके अनुसार शत्रु की असली पराजय तब होती है जब वह अपनी ही गलतियों और कमजोरियों से हार जाता है। चाणक्य के इन सिद्धांतों का पालन करके हम किसी भी शत्रु को पराजित करने में सक्षम हो सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक, और इस तरह से हम अपने जीवन को और भी अधिक सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए जानते चाणक्य नीति का तृतीय अध्याय, मंत्री का कर्तव्य, मंत्री का चयन और योग्यता। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक मंत्री को योग्य और बुद्धिमान होना चाहिए। वह राज्य के प्रमुख व्यक्ति का विश्वास पात्र होता है और उसकी सलाह से राज्य के फैसले लिए जाते हैं। इसलिए मंत्री का चयन बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। मंत्री को राज्य के मामलों में गहरी समझ, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार एक अच्छा मंत्री वह होता है जो अपने राजा की भलाई के लिए कार्य करता है, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। एक मंत्री को अपने राजा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। मंत्री का उद्देश्य और कर्तव्य। मंत्री का मुख्य उद्देश्य राजा की मदद करना और राज्य की नीति बनाना होता है। चाणक्य ने मंत्री को राज्य के सर्वोत्तम हित में काम करने की जिम्मेदारी दी है। एक मंत्री को राजा को सही मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा सच्चाई और नैतिकता का पालन करना चाहिए। मंत्री को विभिन्न विभागों के कामकाज को भी ध्यान से देखना होता है ताकि प्रशासन सही तरीके से चल सके। चाणक्य का कहना था कि मंत्री को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक मंत्री का कार्य केवल सलाह देना नहीं, बल्कि उसे शासन के हर पहलू में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। साथ में मंत्री को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए राज्य के मामलों में निर्णय लेना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो मंत्री बिना सोच समझ के निर्णय लेते हैं, वे राज्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एक मंत्री का विवेक यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के लिए सबसे अच्छा निर्णय लिया जाए। यह विवेक ही मंत्री को कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाने में मदद करता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि मंत्री को अपने राजा के साथ ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और यदि राजा गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। मंत्री का कार्य राजा को सच्चाई से अवगत कराना है ताकि राजा सही निर्णय ले सके। मंत्री का धैर्य और संयम। चाणक्य ने मंत्री को धैर्य और संयम रखने का महत्व बताया। राज्य के मामलों में अक्सर संकट और कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में एक मंत्री का संयम बनाए रखना आवश्यक है। मंत्री को घबराहट या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि मंत्री धैर्य और संतुलन बनाए रखता है तो वह हर संकट का सही समाधान निकाल सकता है। चाणक्य के अनुसार मंत्री को किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। उसे न केवल वर्तमान परिस्थिति बल्कि भविष्य में उसके परिणामों को भी समझना चाहिए। अगला है मंत्री की जिम्मेदारी। चाणक्य ने मंत्री की जिम्मेदारी को राज्य की प्रगति से जोड़ा। मंत्री को राज्य के हर पहलू की निगरानी करनी चाहिए, चाहे वह वित्तीय मामलों की बात हो या सैन्य रणनीतियों की। मंत्री को सभी मामलों का गहन ज्ञान होना चाहिए। वह न केवल राजा के लिए बल्कि राज्य के नागरिकों के लिए भी जिम्मेदार होता है। चाणक्य के अनुसार एक मंत्री को राजनीति और प्रशासन में निपुण होना चाहिए। उसे हर क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए ताकि वह राज्य के हर विभाग में प्रभावी रूप से काम कर सके। मंत्री का राजा से संबंध। चाणक्य ने यह भी बताया कि मंत्री का संबंध राजा से बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक मंत्री को राजा का विश्वास पात्र होना चाहिए, लेकिन यह विश्वास पात्रता बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए। मंत्री को राजा के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखनी चाहिए और राजा के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मंत्री को अपने राजा के विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही अगर राजा गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसे सही मार्ग पर लाने की जिम्मेदारी भी मंत्री की होती है। एक अच्छे मंत्री का कार्य केवल सलाह देना नहीं, बल्कि राज्य के सर्वोत्तम हित में कार्य करना होता है। मंत्री का न्यायपूर्ण कार्य। चाणक्य ने मंत्री को न्यायप्रिय और निष्पक्ष होने का निर्देश दिया। मंत्री को न केवल राजा के प्रति
बल्कि राज्य के नागरिकों के प्रति भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। उसे किसी प्रकार के पक्षपाती या अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। अगर मंत्री अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ऊपर रखता है तो राज्य का नुकसान हो सकता है। मंत्री को हमेशा निष्पक्ष और ईमानदार रहकर कार्य करना चाहिए ताकि राज्य में संतुलन और समृद्धि बनी रहे। चाणक्य के अनुसार यह मंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह किसी भी परिस्थिति में न्याय की रक्षा करे। अगला है मंत्री का आत्मसंयम। चाणक्य के अनुसार मंत्री को आत्मसंयम बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों में तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ हो सके। मंत्री का आत्मसंयम यह सुनिश्चित करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सके और राज्य की भलाई के लिए काम कर सके। चाणक्य के तृतीय अध्याय में मंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एक अच्छा मंत्री वही होता है जो अपने राजा और राज्य के हित में काम करता है। उसे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। साथ ही विवेक, संयम और न्यायपूर्ण कार्यों से राज्य के कल्याण के लिए समर्पित रहना चाहिए। चाणक्य के विचार आज भी राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका यह संदेश कि राजा और मंत्री का संबंध राज्य के कल्याण के लिए सर्वोपरि होता है, राजनीति और प्रशासन में एक आदर्श स्थापित करता है जिसे हर मंत्री को समझना और अपनाना चाहिए। चाणक्य नीति का चतुर्थ अध्याय, लक्ष्मी और धन का महत्व। चाणक्य के अनुसार जीवन में लक्ष्मी का अत्यधिक महत्व है। वे इसे न केवल भौतिक सुख सुविधाओं का साधन मानते थे, बल्कि इसे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान का मुख्य कारण भी मानते थे। लक्ष्मी के बिना व्यक्ति की क्षमता, ज्ञान और मेहनत भी प्रभावी नहीं हो पाती है। इसलिए धन का महत्व समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी के बिना जीवन की स्थिति। चाणक्य ने यह भी कहा कि यदि किसी के पास धन नहीं है तो वह जीवन में कई समस्याओं का सामना करता है। निर्धन व्यक्ति न केवल समाज में उपेक्षित होता है, बल्कि उसके पास अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का साधन भी नहीं होता। चाणक्य का मानना था कि जीवन में लक्ष्मी का होना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति की स्थिति को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि समाज में भी सम्मान दिलाने का कारण बनता है। चाणक्य ने धन अर्जन के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। वे कहते हैं कि धन केवल मेहनत और ईमानदारी से ही अर्जित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अन्यायपूर्ण तरीके से धन कमाना न केवल गलत है, बल्कि यह व्यक्ति को लंबे समय में कष्ट ही देता है। चाणक्य के अनुसार धन अर्जन में समय और परिश्रम का योगदान होना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्जित धन का उपयोग समाज और परिवार के भले के लिए किया जाए। चाणक्य का यह भी मानना था कि केवल धन अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही तरीके से प्रबंधन भी आवश्यक है। धन का उचित वितरण और उसकी देखभाल से ही जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। चाणक्य ने यह भी कहा कि धन को हमेशा इकट्ठा करने के बजाय उसका सही तरीके से निवेश और प्रबंधन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि धन की स्थिति हमेशा मजबूत रहे और किसी भी संकट के समय मददगार साबित हो। चाणक्य ने लक्ष्मी के अन्य रूपों पर भी प्रकाश डाला। उनका कहना था कि लक्ष्मी केवल भौतिक धन नहीं होती, बल्कि यह ज्ञान, स्वास्थ्य और अच्छे संबंधों के रूप में भी प्रकट होती है। एक व्यक्ति के जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि शिक्षा और अच्छे रिश्तों का भी महत्व होता है। यदि किसी के पास धन है लेकिन ज्ञान और अच्छे संबंध नहीं है, तो वह धन जीवन में कोई स्थायी सुख नहीं दे सकता। धन का कद्र करना। चाणक्य के अनुसार धन को प्राप्त करने के बाद उसका सही तरीके से उपयोग और कद्र करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग धन को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसकी महत्वता को भूल जाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं। चाणक्य का कहना था कि धन का सही उपयोग न केवल सुख और समृद्धि लाता है, बल्कि यह समाज में भी अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा और समाज में उसका स्थान स्थापित करने में मदद करता है। धन की अर्जन के तरीके। चाणक्य के अनुसार धन कमाने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि, मेहनत और समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। धन के लिए हमेशा केवल एक ही रास्ता नहीं होता। चाणक्य ने यह भी कहा था कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय, कला या ज्ञान में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह धन अर्जित कर सके। इसके अलावा
व्यक्ति को अपने विचारों और कार्यों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए ताकि धन का उचित संग्रह और उपयोग किया जा सके। चाणक्य के चतुर्थ अध्याय में लक्ष्मी और धन के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। चाणक्य का मानना था कि धन का अर्जन, प्रबंधन और उपयोग तीनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है। केवल धन अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका सही तरीके से उपयोग भी जरूरी है। धन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि समाज की सेवा और अपने परिवार की भलाई भी होना चाहिए। चाणक्य ने यह भी कहा कि लक्ष्मी के अन्य रूप जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे संबंध भी व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए हमें धन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और इसका कद्र करना चाहिए। चाणक्य नीति का पंचम अध्याय, शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण। चाणक्य ने अपने उपदेशों में शारीरिक स्वास्थ्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार एक स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति मानसिक या बौद्धिक स्तर पर सशक्त नहीं हो सकता। शारीरिक स्वास्थ्य केवल शारीरिक व्यायाम और आहार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। चाणक्य के अनुसार शरीर को हमेशा सक्रिय और चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है। उनका मानना था कि एक व्यक्ति के लिए शारीरिक मेहनत के बिना मानसिक दृढ़ता प्राप्त करना मुश्किल है। शारीरिक गतिविधियां शरीर के अंगों को ताकतवर बनाती हैं और ऊर्जा का संचार करती हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम से रोगों से बचाव भी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में आहार को विशेष महत्व दिया है। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। सही आहार से न केवल शारीरिक बल बढ़ता है, बल्कि मानसिक क्षमता भी मजबूत होती है। चाणक्य ने विश्राम के महत्व को भी पहचाना। उनका मानना था कि लगातार काम करने से शरीर थक जाता है और यह शारीरिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को पर्याप्त नींद और विश्राम की आवश्यकता होती है ताकि शरीर और मन दोनों पुनः ऊर्जा से भर सकें। चाणक्य के पंचम अध्याय में मानसिक सशक्तिकरण पर भी गहरी चर्चा की गई है। उनके अनुसार मानसिक शक्ति एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। यदि मन मजबूत है तो व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता की कुंजी है। अगर एक व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से आत्मविश्वासी है तो उसे किसी भी चुनौती से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मविश्वास से व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। इसके लिए चाणक्य ने अपने शिष्य को हमेशा यह सिखाया कि अगर तुम अपने प्रयासों पर विश्वास रखोगे तो किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। संयम और धैर्य। चाणक्य ने मानसिक सशक्तिकरण के लिए संयम और धैर्य को भी महत्वपूर्ण बताया। जीवन में कभी भी कठिनाइयां आती हैं और ऐसे में व्यक्ति का संयम बनाए रखना बहुत आवश्यक है। संयम से व्यक्ति मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है और समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से कर सकता है। चाणक्य ने कहा, सहनशीलता से ही हर समस्या का समाधान निकलता है। लक्ष्य निर्धारण और ध्यान। चाणक्य का मानना था कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है तो उसकी मानसिक शक्ति उस लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाती है। साथ ही मानसिक सशक्तिकरण के लिए ध्यान भी महत्वपूर्ण है। ध्यान करने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। ज्ञान की महत्वता। चाणक्य के अनुसार मानसिक सशक्तिकरण के लिए ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञान से मनुष्य न केवल अपने दिमाग को तेज करता है, बल्कि यह उसे आत्मनिर्भर और मजबूत भी बनाता है। चाणक्य ने कहा था, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और यही मानसिक सशक्तिकरण का मूल मंत्र था। चाणक्य के पंचम अध्याय में शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण का एक समान महत्व है। उनके अनुसार एक व्यक्ति को इन दोनों पहलुओं पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत है लेकिन मानसिक रूप से कमजोर है तो वह जीवन की समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि मानसिक रूप से व्यक्ति दृढ़ है लेकिन उसका शरीर कमजोर है तो वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असमर्थ रहेगा। इसलिए चाणक्य ने शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण के बीच संतुलन बनाए रखने का सुझाव दिया। चाणक्य के पंचम अध्याय में
शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि एक सफल जीवन के लिए केवल शारीरिक ताकत या केवल मानसिक दृढ़ता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इन दोनों का संतुलित विकास आवश्यक है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने शरीर और मन दोनों को सशक्त बनाते हैं तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चाणक्य का पंचम अध्याय शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण के महत्व को समझाने के साथ साथ यह भी बताता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन दोनों पहलुओं को संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। चाणक्य नीति का षष्ठ अध्याय शत्रु पर विजय प्राप्ति। चाणक्य के अनुसार किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें शत्रु की मानसिकता और उसकी ताकत को समझना बहुत जरूरी है। यदि शत्रु का आकलन ठीक से न किया जाए तो उसे हराना मुश्किल हो जाता है। शत्रु की कमजोरी जानने के लिए उसे समझना आवश्यक है। जब तक हम उसकी चालों और योजनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी रणनीतियों को पलट नहीं सकते। चाणक्य ने यह भी कहा है कि शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शत्रु चाहे जितना भी कमजोर प्रतीत हो, उसकी क्षमता का आकलन सही तरीके से किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि कई बार एक कमजोर शत्रु भी अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली साबित हो सकता है। अतः हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर स्थिति का उचित मूल्यांकन करना चाहिए। शत्रु की शक्ति और कमजोरी का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम उसे कैसे हराएंगे। चाणक्य ने कहा कि शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए, जबकि उसकी ताकत से बचने के रास्ते ढूंढने चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि शत्रु किसी विशिष्ट स्थान या संसाधन पर निर्भर है, तो उस स्थान या संसाधन को नष्ट करके उसे कमजोर किया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु से सीधे मुकाबला करने से पहले कभी कभी बातचीत करना भी लाभकारी हो सकता है। शत्रु को उसकी स्थिति का एहसास दिलाने के लिए संवाद स्थापित करना एक अहम कदम हो सकता है। कभी कभी शत्रु के साथ शांति समझौता करने से युद्ध को टाला जा सकता है, जो अंततः दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होता है। तात्कालिक निर्णय लेना और रणनीति बनाना। शत्रु पर विजय पाने के लिए तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया कि एक नेता को अपने निर्णय तुरंत और सही समय पर लेने चाहिए। किसी भी स्थिति में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु के आक्रमण का सामना करने के लिए एक ठोस और लचीली रणनीति बनानी चाहिए, जो समय के साथ बदलते हालात के अनुसार ढल सके। शत्रु के भीतर फूट डालना। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है कि यदि शत्रु को हराना है तो उसकी सेना या संगठन के भीतर फूट डालनी चाहिए। जब शत्रु के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं तो वे खुद एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिससे उनका संगठित प्रयास कमजोर हो जाता है। इस प्रकार शत्रु के भीतर फूट डालकर उसकी शक्ति को खत्म किया जा सकता है। शत्रु को धोखा देना। चाणक्य ने यह भी कहा है कि कभी कभी शत्रु को धोखा देना भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है। शत्रु को यह विश्वास दिलाना कि हमारी स्थिति कमजोर है, जबकि असल में हम ताकतवर होते हैं, यह एक चाल हो सकती है। इस धोखे का उपयोग शत्रु को भ्रमित करने और उसे अपने पक्ष में लाने के लिए किया जा सकता है। समय और अवसर का लाभ उठाना। चाणक्य ने समय और अवसर का लाभ उठाने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि शत्रु को हराने के लिए सही समय का चुनाव करना बेहद जरूरी है। कभी कभी युद्ध में देर करना या समय पर आक्रमण करना शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए निर्णायक साबित होता है। शत्रु को उस समय पर हराना चाहिए जब वह कमजोर हो या किसी संकट में हो। शत्रु की हार के बाद भी शांति बनाए रखना। चाणक्य ने यह भी कहा है कि जब शत्रु को हराया जाए तब उसकी पूरी तरह से विनाश की ओर न बढ़ा जाए। शत्रु की हार के बाद उसे दया या फिर शांति का संदेश देना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि शत्रु को यह महसूस हो कि उसे केवल हार ही नहीं बल्कि सम्मान भी प्राप्त हुआ है, तो वह भविष्य में विरोध करने से बच सकता है। यह एक कूटनीतिक दृष्टिकोण है जिससे हमें भविष्य में शत्रु से पुनः संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। मित्रों की मदद लेना। चाणक्य के अनुसार अकेले शत्रु से मुकाबला करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी मित्रों और सहयोगियों की मदद लेना आवश्यक होता है। एक शक्तिशाली और विश्वास योग्य मित्र
जो आपके साथ खड़ा हो, शत्रु पर विजय प्राप्ति के प्रयास में बहुत सहायक हो सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छे और विश्वसनीय मित्र बनाने की कोशिश करें, जो संकट के समय काम आ सके। चाणक्य के षष्ठ अध्याय में शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और सूत्र दिए गए हैं। शत्रु को समझना, उसके भीतर फूट डालना, धोखा देना, समय का सही उपयोग करना और मित्रों का सहयोग लेना, ये सभी चाणक्य के युद्ध नीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन नीतियों का पालन करके हम किसी भी प्रकार के शत्रु से विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर राजनीतिक। चाणक्य के सिद्धांत न केवल प्राचीन भारत के लिए बल्कि आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। चाणक्य नीति का सप्तम अध्याय, ब्राह्मण और विद्या का महत्व। चाणक्य के अनुसार ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शक होते हैं। वे केवल पूजा पाठ करने वाले नहीं बल्कि समाज के ज्ञान, संस्कृति और नैतिकता के संरक्षक होते हैं। चाणक्य का कहना है कि ब्राह्मणों का स्थान समाज में बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि वे वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। समाज में व्याप्त अज्ञानता और अनैतिकता से लड़ने के लिए ब्राह्मणों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही समाज को उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन देता है। विद्या का महत्व। चाणक्य का यह भी कहना था कि विद्या सबसे बड़ा धन है। भले ही किसी व्यक्ति के पास शारीरिक बल हो या फिर बड़े धन का भंडार, लेकिन विद्या से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विद्या के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी देश की सफलता और उन्नति का मूल कारण वहाँ के लोगों की शिक्षा और ज्ञान होता है। इस दृष्टिकोण से वे विद्या को केवल शैक्षिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में लागू होने वाली एक व्यापक प्रणाली के रूप में देखते थे। ब्राह्मणों की भूमिका। चाणक्य के दृष्टिकोण से ब्राह्मणों की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे विद्या के प्रसारक थे। उनके ज्ञान से समाज में नैतिकता, न्याय और धर्म का प्रचार होता था। चाणक्य ने यह भी कहा कि जब समाज में ब्राह्मणों का आदर होता है, तब समाज में शांति और समृद्धि का माहौल रहता है। चाणक्य ने ब्राह्मणों के प्रति सम्मान को समाज के विकास के लिए आवश्यक माना। ब्राह्मणों का आचरण। चाणक्य ने ब्राह्मणों से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डाला, और वह यह था कि उनका आचरण उनके ज्ञान से मेल खाता होना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान का गलत उपयोग करता है या वह अपनी विद्या का अनुशासनहीनता से पालन करता है, तो उसे समाज में कोई आदर नहीं मिलता। इसके अलावा ब्राह्मणों को अपने ज्ञान का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि निजी लाभ के लिए। विद्या और ब्राह्मणों का संबंध। चाणक्य ने यह भी बताया कि विद्या का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब ब्राह्मण अपनी विद्या का उपयोग न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए बल्कि पूरे समाज को उन्नत करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। किसी का ब्राह्मणत्व उसकी विद्या, उसके आचरण और उसकी कर्मनिष्ठा से प्रमाणित होता है। शिक्षा के महत्व पर चाणक्य के विचार। चाणक्य का मानना था कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने भीतर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित कर सकता है। केवल बाहरी रूप से दिखने वाले सुख और संपत्ति से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की समझ से व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग विद्या को सम्मान देते हैं, वे समाज के लिए सबसे बड़े वरदान होते हैं। जीवन में ब्राह्मणों की प्रासंगिकता। चाणक्य के अनुसार ब्राह्मण समाज में न केवल धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, बल्कि वे समाज में ज्ञान का आदान प्रदान करने वाले सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं। समाज में धार्मिक उन्नति के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में भी उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य ने यह भी बताया कि जब समाज में ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत होती है, तो समाज का धार्मिक और नैतिक ताना बाना भी मजबूत होता है, जिससे समाज में शांति और समृद्धि का वास होता है। विद्या का प्रयोग। जीवन में चाणक्य के अनुसार विद्या केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका सही उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। वे यह मानते थे कि विद्या से व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक निखार आता है और उसे समाज में अपनी भूमिका समझ में आती है। इसके अलावा एक विद्वान व्यक्ति न केवल अपनी जानकारियों का उपयोग करता है,
बल्कि वह समाज को सही दिशा देने का कार्य भी करता है। चाणक्य का 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि ब्राह्मण और विद्या दोनों का समाज में अत्यधिक महत्व है। ब्राह्मणों का समाज में स्थान केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रमुख कार्य समाज में ज्ञान और नैतिकता का प्रचार करना है। चाणक्य ने यह भी बताया कि विद्या सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। इस अध्याय में चाणक्य ने समाज के विकास के लिए ब्राह्मणों और विद्या के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है, जिससे यह समझ में आता है कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा और अच्छे आचार व्यवहार का होना आवश्यक है।